ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पेपर्स जो साइंटिफिक आपके सामने आते हैं उनको रीड कैसे करना है। खासतौर पे बायोलॉजी के पेपर की एग्जांपल्स मैं आज आपके सामने रखता हूँ जो हमारे वायरोमिक्स के डेटा सेट के ऊपर है, और वी विल सी के पेपर्स को रीड कैसे किया जाता है और मेरा मेरा पर्सनल मेथड क्या है रीड करने का। सबसे पहले जब भी आप कोई पेपर देखते हैं तो आपका उसमें इंटरेस्ट होता है तो वो पेपर आपके सामने आता है, तो मैं उस कैटेगरी को रिमूव कर रहा हूँ कि कैसे पेपर सर्च करना है, फाइंड आउट कैसे करना है। आई एम डायरेक्टली गोइंग टूवर्ड्स पेपर रीड कैसे करना है। तो मैं इस पेपर की एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अ मल्टी ओमिक्स एनालिसिस ऑफ गट बैक्टीरियोम वायरोम एंड सीरम मेटाबोलोम इन बाइपोलर डिप्रेशन। सबसे पहले मैंने टाइटल देखना होता है, ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें देखनी होती हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ, क्योंकि पेपर रीडिंग इज एन आर्ट। साइंस तो है ही लेकिन पढ़ना भी एक आर्ट है। तो आर्ट को स्टडी करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको टाइटल रीड करना है। टाइटल में से क्या निकालना होता है आपने, टाइटल को आपने एक्सट्रैक्ट करके कीवर्ड्स इसके लिख लेने हैं। कीवर्ड्स मींस कि इस टाइटल के अंदर क्या 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 बताया गया है, ठीक है। अब ये रीडिंग जो है ना ये टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको लगता है कि 5 मिनट में रीडिंग कर लेनी चाहिए तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, आप गलत फील्ड में आ गए। आपको किसी और फील्ड में जाना चाहिए, लेकिन रीडिंग के लिए ये जरूरी है। अच्छा, अब इसमें हम चेक करते हैं कि हमारे कीवर्ड्स कौन से हैं। तो अगर कीवर्ड्स की बात की जाए यू कैन एक्चुअली सी के इस पूरे टाइटल के अंदर जो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है दैट इज मल्टीओमिक्स, नंबर 1, ठीक है। एनालिसिस कीवर्ड नहीं है। गट बैक्टीरियोम, गट का सैंपल है, तो गट को हम देख लेते हैं। बैक्टीरियोम का मतलब ये है कि बैक्टीरिया भी है, वायरोम का मतलब है इसमें वायरल्स भी हैं, और सीरम मेटाबोलोम का मतलब है इसमें मेटाबोलोमिक्स भी स्टडी हुई है, ठीक है। देन बाइपोलर डिप्रेशन एक डिजीज है। आपको इस इन कीवर्ड से अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये स्टडी किस बारे में है। इस स्टडी में उन लोगों के गट के बैक्टीरिया निकाले गए हैं जो बाइपोलर डिप्रेशन में इस वक्त मौजूद है, यानी कि उनको ये वाली बीमारी मैं से बोलूंगा वो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, बाइपोलर डिप्रेशन। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इन लोगों को अगर स्टडी करना है तो इनको कंपेयर भी तो करना है ना हेल्दी एडल्ट्स के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई कंट्रोल भी होगा जिसके साथ इसे कंपेयर किया गया है। अगर नहीं है तो दे माइट ओनली बी सर्चिंग फॉर वायरोम, बैक्टीरियोम और सीरम मेटाबोलोम, ठीक है। तो यहां से हमें काफी कुछ पता चल जाता है। तो टाइटल को मैं इस तरीके से पढ़ लेता हूं। देन हमारे पास आते हैं जर्नल। जर्नल कौन सा है, यहां पे जर्नल देखें तो नेचर का है। एंड बायोलॉजिस्ट नोज के जो जर्नल है ना इस वक्त नेचर के जर्नल्स टॉप के होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका पब्लिकेशन प्रोसेस इतना हैवी है ना कि जब आप यहाँ पे पब्लिश करते हैं ना पेपर्स को तो आपको एक एक साल तक पेपर को रिवाइज करना पड़ता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस हुआ है नेचर कम्युनिकेशन का, सो आई नो। नेचर जर्नल है, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं सब जर्नल्स की, तो उसके अंदर पेपर आते हैं, सब जर्नल्स इन्हें बोला जाता है। अब इसके अंदर देखते हैं कि जिसमें ये पेपर पब्लिश्ड है वो कौन सा जर्नल है। दिस जर्नल इज एनपीजे मेंटल हेल्थ रिसर्च। अच्छा, मुझे नहीं पता कि मेंटल हेल्थ में कितना काम हो चुका है क्योंकि दैट्स नॉट माय फील्ड। मैं क्या करूंगा, अबाउट द जर्नल में जाके जर्नल मैट्रिक्स पे चला जाऊंगा फौरन से। जर्नल मैट्रिक्स क्या कहते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे बताया जाता है कि डोरा डोरा यानी कि द सैन फ्रांसिस्को डेक्लेरेशन और रिसर्च असेसमेंट, उसकी बेस पे कौन कौन से मैट्रिक बताए गए हैं। जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, साइटेशन क्या है, स्पीड और बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे। ये जो मैट्रिक है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जर्नल को स्टडी करने के लिए। सो इन मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब इन मैट्रिक के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं वो देखिएगा जरा। सबसे पहले इम्पैक्ट फैक्टर बड़ा मैटर करता है। कुछ फील्ड्स के अंदर नहीं मैटर करता लेकिन बायोलॉजी के अंदर बड़ा मैटर करता है, अप्लाइड साइंसेज अप्लाइड बायोलॉजी के अंदर। और ये 2025 का 9.1 है, यानी कि 2025 के अंदर जितने पेपर पब्लिश हुए हैं उनका इम्पैक्ट कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ पेपर्स आते हैं, फिर हर नंबर ऑफ पेपर पे कितनी साइटेशंस हुई हैं उस साल के अंदर, एंड कितने लोगों ने रीड किया है, पोस्ट कितने लोगों ने किया, रीच कितने लोगों ने किया, पूरा इसकी कैलकुलेशन मेथड होता है। सो इम्पैक्ट फैक्टर जितना हाई है उतने पेपर अच्छे पब्लिश होते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल दूं आपको, ये अभी एक पेपर हमने देखा था नेचर माइक्रोबायोलॉजी का, ऐसे ही है। कितना होगा इसका इम्पैक्ट फैक्टर, कोई बता सकता है। जनरल मैट्रिक्स में जाते हैं 18.7, ठीक है। इट मीन्स कि इसकी क्वालिटी
वो दूसरे जर्नल से भी अच्छी है। चलें एक और मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ये ना लगे कि हवा में बातें हो रही हैं। सो मे बी वी कैन हैव अ लुक ऑन माई पेपर। ये वाला, ये है नेचर कम्युनिकेशन। इसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना हो सकता है? 18.1, 18.1। ठीक है। कहने का मकसद क्या है कि जर्नल के इम्पैक्ट फैक्टर इस तरीके से देखे जाते हैं। खैर, 2-3 वाले भी सही होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कौन सी फैमिली है। देन 5 years जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर इज 8.3, यानी कि 5 सालों का कंबाइन 2021 से 2025 तक का ऑन एन एवरेज। तो इसका मतलब यह है कि 8.3 से प्लस माइनस होता गया। सोर्स नॉर्मलाइज्ड इम्पैक्ट पर पेपर का 2.107 है। देन शमैगो जो है, ये बेसिकली शाई मैगो इसे बोला जाता है, SCIMAGO। साई मैगो भी लोग बोलते हैं, लेकिन शमैगो है। जर्नल रैंकिंग, ये आपके जर्नल को रैंक करता है बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट। जो भी जर्नल के मैट्रिक है सारे कैलकुलेट करके इसे बोलते हैं जर्नल रैंकिंग। तो शाई मैगो के ऊपर अगर आप जाते हैं ना, तो यहां से आप जर्नल के कंट्री और बाकी सारी चीजें चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेचर कम्युनिकेशंस, तो इसमें ये आ गया जी, यूके का है। और ये इसकी चेक करें, ये इसकी सारी फील्ड्स आ गई, सब्जेक्ट एंड कैटेगरी, और इसमें कितने पेपर आए हैं, कौन सा क्वालिटी है। ये है Q1 रैंकिंग का पेपर। Q1 होता है क्वार्टाइल। ओहो, इतनी चीजें पढ़ाने वाली है ना आपको, मैं आपको समझा देता हूँ। जितने पेपर्स हैं, जितने जर्नल्स होते हैं ना, उनको 4 हिस्सों में अगर डिवाइड करें ना, तो क्वार्टाइल्स 4 बन जाते हैं। Q1 मतलब होता है कि टॉप, Q2 सेकंड, Q3 उससे नीचे, Q4 उससे नीचे। यानी कि इस एक सब्जेक्ट कैटेगरी के अंदर जितने जर्नल्स हैं, उनको अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें, तो Q1 कैटेगरी इज द टॉप कैटेगरी। बात समझ आ गई? Q1 कैटेगरी क्या होती है? सेम वही चीज है, जब आप एक बॉक्स प्लॉट बनाते हैं ना किसी का भी, तो पहला क्वार्टाइल होता है, दूसरा क्वार्टाइल होता है, तीसरा होता है, फिर चौथा होता है। आपका मतलब Q1 का ये होता है कि टॉप जर्नल इस कैटेगरी का, इस सब्जेक्ट रैंकिंग का टॉप जर्नल है। ठीक है। और ये मैट्रिक आप यहां से देख सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप लकीली या अनलकीली, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली साइंस के फील्ड के अंदर हैं, एंड दीज थिंग्स मैटर। ठीक है। कैसे मैटर करती हैं अभी हम देखते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर पता चल गया हमें, इंडिसेस पता चल गया कि कौन कौन से होते हैं, कैसे इंटैक्ट रखना है चीज़ों को। अब इसका मतलब है ये पेपर टॉप क्वालिटी का, इसको पढ़ने के लिए मेरा टाइम वर्थफुल है। यानी कि जब मैं ये पेपर पढ़ूंगा, ये वाला जर्नल का, इससे मेरे नॉलेज में अथेंटिक इजाफा होगा। अब इसकी एक और एग्जांपल मैं लेके जाता हूं MDPI की तरफ। MDPI इज नोन फॉर इजी एंड फास्ट पब्लिशिंग कंपनी। ठीक है। आप आज पेपर सबमिट करवाएं, 1.5 महीने में आपका पेपर ना पब्लिश हुआ, मुझे पकड़ लेना। एंड फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, मैंने भी इसके अंदर काफ़ी पेपर पब्लिश किए हुए हैं। रीज़न बिहाइंड दैट इज़, PhD के अंदर आपको जल्दी जल्दी पेपर्स को पब्लिश करना पड़ता है, एंड यू हैव टू राइट पेपर्स जो आपके सामने हैं। सो कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको रिकमेंड करती हैं कि ठीक है आप इसको इस्तेमाल कर लें, कुछ कहती हैं कि नहीं। तो एक पेपर मैं आपके सामने लेके आता हूँ अपना, जो मैंने MDPI में पब्लिश किया है। क्वालिटी टॉप की है, मैं ये नहीं कह रहा कि क्वालिटी टॉप की नहीं है, बट जर्नल ठीक नहीं है, मतलब जर्नल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चेक कीजिएगा। फॉरन से 4.7 इम्पैक्ट फैक्टर है, साइटेशन स्कोर है 8.2, यानी कि ऑन एन एवरेज एक साल के अंदर 8 दफा पेपर साइट होता है। ठीक है। अब इसकी साइटेशंस आप चेक कीजिएगा। ये बड़ा टॉप क्वालिटी का मेरा पेपर था, लेकिन मुझे जल्दी चाहिए था पब्लिश होना, तो मैंने इसको यहाँ पे पब्लिश कर दिया। एंड नाउ यू कैन हैव अ लुक कि ये पेपर अच्छा परफॉर्म कर रहा है MDPI में। ठीक है। अब आप कहेंगे कि जर्नल की रैंकिंग फिर कहाँ पे गई अगर MDPI में ये पेपर अच्छा परफॉर्म कर रहा है? तो इट मैटर्स कि आपने पेपर कैसा लिखा है, और इसके अलावा एक और चीज़ पे ये सब कुछ डिपेंड करता है, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो गूगल स्कॉलर की प्रोफाइल है मेरी, एंड इफ आई गो बैक टू द पेपर जो भी मैंने आपको दिखाया है, ये वाला साइटेशंस इसकी यहाँ पे नहीं आ रही, लेकिन इट शुड बी शोइंग समवेयर। ये देखें, 53 साइटेशंस हैं इसकी, 53। और मैंने अच्छे अच्छे जर्नल्स में पब्लिश किए, उतनी साइटेशंस नहीं आती। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें सारी एसईओ की टेक्निक्स यूज की हैं, इसके टाइटल बनाने में, कीवर्ड्स ऐड करने में, ताकि लोगों की नजरों के सामने ज्यादा आए। ठीक है। सो दैट्स द मेन रीजन। अब अगली चीज क्या होती है पेपर को पढ़ने के, जर्नल आपने देख लिया, सब कुछ देख लिया, अगर जर्नल ठीक नहीं है, देन यू गो टू अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो होती है ऑथर्स। ऑथर्स कहाँ के हैं, किस इंस्टीट्यूट के हैं, खास तौर पे ऑथर का नाम
ग्रुप का नाम, ये बड़ा मैटर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों मैटर करता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये चाइना की हुआचोंग यूनिवर्सिटी के हैं। ये भी आप चेक करें तो शादोंग इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन। अच्छा, फिर आते हैं ये भी चाइना, 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 एंड देन एट द एंड ये भी चाइना। ठीक है, सारा चाइना है यहाँ पे। इवन के रिसर्च के अंदर इस वक्त 80% ऑफ द आर्टिकल जब आप फाइंड आउट करते हैं किसी भी फील्ड के, वो चाइना के होते हैं। क्यों? क्योंकि सुपर पावर है ऑफ कोर्स। नाउ द नेक्स्ट सुपर पावर है, और पेपर मशीन्स चल रही हैं वहां पे। अब हमने क्या करना है, हमें ये भी ख्याल रखना है कि ग्रुप अच्छे हैं। अगर वो ग्रुप अच्छे हैं, इससे आपको भी पता चलेगा आपके इस फील्ड के अंदर कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं और आपके नेटवर्क बनेगा। सो मैं हमेशा एंड वाला नाम देखता हूँ। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप लीडर का नाम होता है। अच्छा, जो लास्ट साइटेशन होती है ना, वो ग्रुप लीडर की होती है, लास्ट नेम इन द पेपर। ठीक है, या क्रॉसपॉन्डिंग ऑथर, वो लीडर्स के होते हैं। तो आप उनके ईमेल्स भी सेव करें और उनको स्टडी करें कि इसने कौन कौन से पेपर पब्लिश किए हैं। मैं यूजुअली क्या करता हूं, मैं आपको भी दिखाता हूं। कॉपी करके ना मैं जाता हूं सर्च ऑन गूगल, रिसर्च गेट की प्रोफाइल आ गई, यहीं से सारा कुछ आपको मिल जाना है। ये हैं वो बंदे साहब जो इस पेपर को लिख के हटे हैं। एंड यहाँ पे चेक करें, 124 पब्लिकेशन है इस बंदे की और 25,000 प्लस रीड्स हैं, 14,000 साइटेशन हैं। दैट मीन्स ऑथेंटिक बंदा है। एक आधा पेपर गलत हो सकता है, सारे नहीं गलत हो सकते। समझ आई बात की? सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट। अच्छा, आपने रिसर्च गेट पे कर लिया। आप रिसर्च गेट के अलावा आप जो है रिसर्च गेट के अलावा आप गूगल स्कॉलर पे भी जा सकते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, राइट। फिर मैं देखता हूँ ईयर कौन सा है, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल है इसका, और इसकी साइटेशन यहां से भी पता चल जाती है। ये मैट्रिक है इस स्पेसिफिक पेपर के, कि इस स्पेसिफिक पेपर के कितनी साइटेशंस आई हैं। कोई साइटेशन अवेलेबल नहीं है। 14,000 लोग पढ़ चुके हैं इस पेपर को, या देख चुके हैं एटलीस्ट 14,000। सो इट मीन्स ये इंडस्ट्री का अच्छा पेपर होने वाला है, राइट। देन आई रीड थ्रू द एब्स्ट्रैक्ट। अब आपने पढ़ना है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आप पढ़ेंगे, और मेरी आदत है मैं एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए यहां पे इसे पेस्ट कर लेता हूं और मैं कलर कोडिंग करना स्टार्ट कर देता हूं। एब्स्ट्रैक्ट के पार्ट होते हैं, आपको पता है, बैकग्राउंड होता है, फिर स्टडी होती है और बाकी चीजें होती हैं। यहां पे देखिएगा, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइक्रोबायोटा गट ब्रेन एक्सिस इन बाइपोलर डिसऑर्डर हैज बीन अनकवर्ड, येट द स्पेसिफिक, जो आपने यहाँ पे ट्राइपार्टाइट इंटरप्ले बिटवीन द गट बैक्टीरियम वायरोम एंड सीरम रिमेन्स दिस वन। तो ये क्या हो गया इसका, ये हो गया बैकग्राउंड। सो दिस इज बैकग्राउंड ऑफ दिस स्पेसिफिक पेपर। तो मैं इसको डिफरेंट कलर कोड कर देता हूं, लाइक दिस वन। अब चलता हूं वी कंडक्टेड, ये हो गया इस स्टडी में क्या हुआ है, ये इसके रिजल्ट्स आ गए। ड्रग फ्री विद बाइपोलर डिप्रेशन विद हेल्दी कंट्रोल्स एज सिग्निफिकेंट बिटवीन ग्रुप्स इन कट। ये देखें, ये हो गया इसका मेथड, ये हो गया मेथड। अब ये रिजल्ट्स हैं, ये सारे रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स हो गए। इनको मैं डिफरेंट कलर में कोड कर देता हूं, लाइक मे बी दिस वन। आई नो कि थोड़ा सा डिफरेंट कलर हो गया, बट इट्स फाइन। अब आता है एट द एंड कंक्लूजन, एंड इसको मैं थोड़ा सा रेडिश दे देता हूं। नाउ यू सी, आपको पूरे एब्स्ट्रैक्ट की स्ट्रक्चर मिल गई। अब आपको स्टडी गैप भी यहीं पे मिल जाना है, मेजर आउटकम्स भी मिल जानी है यहीं पे, और यहीं पे रहते हुए आपको प्रॉपर वे में पता चल जाना है कि कौन सा हाईलाइटेड मैट्रिक है। क्योंकि हमेशा जर्नल के एब्स्ट्रैक्ट के अंदर वो चीज हाईलाइट होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी से आपको पता चल जाना है कितने पेशेंट्स थे, ये चेक करें। वी कंडक्टेड ए क्रॉस सेक्शनल मल्टी ओमिक्स एनालिसिस ऑन 90 ड्रग फ्री पेशेंट्स विद बाइपोलर डिप्रेशन एंड 30 हेल्थी कंट्रोल्स। बात समझ आ गई? 90 ड्रग फ्री बाइपोलर डिप्रेशन वाले, यानी कि वो लोग जो मेडिसिन नहीं खा रहे, और 30 हेल्थी कंट्रोल्स। ठीक है, एंड देन उनके रिजल्ट्स अगर बाद में ये स्टडी आ गई। सो मुझे बेसिकली पता चल गया कि क्यों ये स्टडी पढ़ना जरूरी है। अगली चीज पता है मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट रिजल्ट्स पे जाता हूं। अब रिजल्ट्स को इन डेप्थ आप पढ़ेंगे। सो नाउ वी नीड टू रीड आउट कि ये रिजल्ट्स इन डेप्थ क्या करते हैं। इन डेप्थ, इन डेप्थ
रिजल्ट्स एनालिसिस, ठीक है, कर लिया। उसके बाद आप जाएंगे डिस्कशन पे कि क्यों हर रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। देन यू गो टू डिस्कशन, ठीक है, और ऑफ कोर्स बाद में देखेंगे बाकी चीजों को। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इंट्रोडक्शन क्यों नहीं पढ़ा, इंट्रोडक्शन क्यों नहीं पढ़ा। सो इंट्रोडक्शन कब पढ़ना है और क्यों पढ़ना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अगर तो आप इस फील्ड के माहिर हैं, यानी कि एक्सपर्ट हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन स्किप करने की इजाजत है, मतलब सिंपली आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं इस फील्ड में या कोई ऐसी टेक्निक जो आपको नहीं आती, तो एब्स्ट्रैक्ट के फौरन बाद आप इसे पढ़ें, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट से इंट्रो पे जाएं, फिर जाएं रिजल्ट्स पे, ठीक है। अब जब आप रिजल्ट्स पढ़ रहे होंगे ना, यहां पे आपको हर रिजल्ट के अंदर ये पता करना जरूरी होगा कि ये एनालिसिस की बैकग्राउंड मेथड कौन सा यूज हुआ है। सो इन डेप्थ एनालिसिस के दौरान आप मेथड्स को साइड बाय साइड पढ़ते हैं। तो मैं जब पेपर को प्रिंट करता हूं ना, मेथड्स को मैं सेपरेट कर लेता हूं, रिजल्ट सेपरेट होते हैं, और मैं साइड बाय साइड उनको कंपेयर करता रहता हूं। दिस इज हाउ यू शुड रीड, ठीक है। फ्लो के अंदर नहीं, इंटरलिंक करके पढ़ना होता है हमने। और जब डिस्कशन पढ़ रहा होता हूं तो यहां पे मेरा एक काम है, मैं जो रेफरेंस मेरे काम के हैं जो फ्यूचर में मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं उन्हें हाईलाइट करता हूं रेफरेंसेस के अंदर जाके, ठीक है। हाईलाइट वो क्यों जरूरी है? जब आप हाईलाइट करते हैं रेफरेंसेस को, तो आपको पता चल जाता है कि इस फील्ड के टॉप के रेफरेंसेस कौन से। बात समझ आ गई? अब इसका मतलब आपने पेपर पढ़ लिया, एंड नाउ इफ यू फील लाइक लुकिंग इनटू द डेटा अवेलेबिलिटी, यू कैन चेक दैट कि कहाँ पे डेटा अवेलेबल है, किस जगह पे नहीं है। फिर आप यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भी पढ़ लें, ये भी पता चल जाता है कि कौन कौन सी फंडिंग एजेंसीज अवेलेबल हैं इस तरह की स्टडीज करने के लिए फ्यूचर में। तो यू कैन टारगेट दोज फंडिंग एजेंसीज फॉर पोस्ट डॉक, फॉर प्रोफेसरशिप या ईआरसी ग्रांट्स के लिए आप डायरेक्टली उन एजेंसीज को टारगेट कर सकते हैं कि भाई हमने लिखना है, ठीक है। फिर सप्लीमेंट्री एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर पेपर के अंदर लिखा होता है फिगर नंबर S6, फिगर S12 या सप्लीमेंट्री टेबल नंबर 1 या 2, वो यहाँ से आपने निकालने हैं। एंड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे पड़ी हुई है। एंड देन राइट्स एंड परमिशन, आपने ये नहीं करना है कि उठा के इनकी तस्वीरें आप नेट पे शेयर करना स्टार्ट कर दें। आई एम रीडिंग दिस पेपर, यू नीड टू रीड दिस, कि मैं इन्हें शेयर कर सकता हूँ या नहीं। सो दिस इज हाउ यू रीड अ पेपर। बात समझ आ गई? आई नो कि मैंने बड़ा क्विकली इसको गो थ्रू किया है। मैंने ये मेथड आपको इसलिए बताया, यू शुड नो कि पेपर रीडिंग इज एन आर्ट। आप एक पेपर पढ़ लेंगे ना, आप उस फील्ड में 10 से 30% आपका नॉलेज इंक्रीज कर जाएगा एक पेपर पढ़ने से। लेकिन पढ़ना वैसे है जैसे पढ़ने का हक है, ठीक है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अपने आप को समझते हैं कि मेरे में रीडिंग एबिलिटी है या नहीं। मैं तो एक स्किल और यूज़ करता हूँ, जब भी मैं कोई पेपर पढ़ रहा होता हूँ ना, मुझे अक्सर वोकैबुलरी की समझ नहीं आ रही होती, मैं फ़ौरन से गूगल कर लेता हूँ, फ़ौरन से, कोई 2 मिनट भी नहीं डिले करता कि बाद में देखूंगा। रीडिंग के अंदर एक ट्रिक बड़ी अहम है, जो काम 2 मिनट के नीचे नीचे हो सकता है उसी वक्त कर लो। गूगल सर्च सेकंड्स का काम है, उसी वक्त कर लो, ठीक है। बाकी काम उसी वक्त कर लो। पेपर पढ़ लिया आपने, अब अगला काम पता है मैं क्या करता हूँ? आज के दौर में मैंने अपने टूल बनाए हुए हैं, मैं पेपर उसमें रखता हूँ, अब क्वेश्चंस करता हूँ पेपर के साथ, यानी कि चैट विद पीडीएफ। इसमें मैंने टूल बनाया हुआ है, एंड बहुत जल्द वो टूल्स जितने भी मैंने बनाए हैं रिसर्च के, वो भी मैं पब्लिश करने वाला हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर फ्री में। तो इंशाल्लाह यू कैन एक्सेस दोज टूल्स एज वेल, और आप उन्हें यूटिलाइज कर पाएंगे। तो मैं चैट विद पीडीएफ करके क्वेश्चंस पूछता हूँ कि इन्होंने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। उससे पता क्या पता चलता है? स्टडी गैप, कि क्या ऐसी चीज थी जो ये भी मिस कर गए। अगर 2026 में कोई चीज पब्लिश हुई है वो भी वो मिस कर गए, इसका मतलब पता है क्या है? यू कैन राइट प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑन दैट, राइट। और जो मैंने टूल बनाया है वो रैग बेस्ड टूल है, चैट जीपीटी का काइंड नहीं है। चैट जीपीटी में आप पीडीएफ रखते हैं ना, चैट जीपीटी अपनी बोंगियां मारना स्टार्ट कर देता है। तो मैंने रैग बेस्ड बनाया कि सिर्फ आंसर दो मुझे इस पेपर के अंदर से। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग पेपर को इस तरीके से पढ़ें जिस तरीके से पढ़ने का हक है। टेक अ डे, संडे को एक पेपर जरूर पढ़ लें, सैटरडे को एक पेपर जरूर पढ़ लें, ठीक है। सो उससे चीजें जो है और भी क्लियर होती हैं। रैग बेस्ड टूल का मतलब यह है कि रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, यानी कि जो भी इसने जनरेट करके मुझे आंसर देना है उसका कॉन्टेक्स्ट उस पीडीएफ से लेगा तो ही आंसर आएगा।
डेटाबेस से नहीं लेगा, पीडीएफ से, ठीक है। अच्छा, एक और टूल अवेलेबल है जो इस वक्त मौजूद है मार्केट के अंदर, एंड आई एम गोना टीच यू दीज काइंड ऑफ टूल्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। क्यों? क्योंकि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता गाहे बगाहे साइंटिफिक राइटिंग की तरफ जा रहे हैं। और जो मार्केट के अंदर इस वक्त एक और टूल अवेलेबल है, उसका नाम है नोटबुक एलएम, विच इज़ माई फेवरेट। और इसका नाम चेंज होके अभी जेमिनाई नोटबुक हो गया, लेकिन ऑफ कोर्स यू कैन सी हियर 2 दिन पहले इसका नाम था नोटबुक एलएम, नाउ इट्स कॉल्ड जेमिनाई नोटबुक। इसके लिए आपको जीमेल की आईडी चाहिए एंड दैट्स इट, ठीक है। और ये आपको आपके पेपर्स को इस तरीके से रीड आउट करके पॉडकास्ट बना के दे देता है भाई, रील बना के दे देता है, मतलब वीडियो में आप इसको कन्वर्ट कर लो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि स्टिल इट्स एन एआई और गलती के चांसेस हैं, ठीक है। सो यू कैन चैट विद इट, यू कैन मेक स्लाइड्स आउट ऑफ पेपर, यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू विद दिस स्पेसिफिक टूल। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसको साइन इन कर लिया अपने जीमेल अकाउंट के साथ, क्रिएट करता हूँ मैं नोटबुक, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंपल वो पेपर यहाँ पे ले आना है। अच्छा जी, वो पेपर क्या है? ये है वो पेपर। सो मैं इसका DOI जो है उस पर क्लिक करता हूँ, या सिंपली गट माइक्रोबायोटा, ये है पेपर। सेक्शन से पहले पहले इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी नोटबुक एलएम के अंदर, यहाँ पे जाके ये जेमिनाई नोटबुक के अंदर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। वेब से मैंने सोर्स दे दिया, ये पेपर ऑटोमेटिकली रीड कर लिया इसने, क्योंकि गूगल है ना, गूगल तो फिर गूगल है। आ गया पेपर, इसको मैं नाम दे देता हूं वायरोमिक्स पेपर्स, ठीक है। अब ये एक सोर्स मैंने दिया। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, आप जरा चेक करें, इसने फौरन से मुझे उसकी हाईलाइट बता दी, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है। अब इसके मल्टीपल क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। हाउ डज द गेट ब्रेन एक्सेस इन्फ्लुएंस बाइपोलर डिप्रेशन? व्हाट आर द की बैक्टीरियल एंड वायरल बायोमार्कर फाइंडिंग्स? एक्सप्लेन हाउ मल्टीओमिक्स इंप्रूव्स डायग्नोसिस कंपेयर टू सिंगल मेथड। तो मैं किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करता हूं, उसका आंसर फट से मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। स्टिल ये बेटा स्टेज के अंदर है, यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर रीडिंग दीज थिंग्स, ठीक है। एक और चीज आपको बता देता हूँ, राइट साइड पे आप देख सकते हैं फ्लैश कार्ड आ सकता है, इन्फोग्राफिक आपके पास आ सकती है, विच आई कैन क्रिएट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एंड नाउ यू कैन सी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लैंडस्केप के अंदर मुझे ये सारे स्टाइल में से कोई एक चूज करना है। जैसे मैं साइंटिफिक स्टाइल चूज कर लेता हूँ, साइंटिफिक स्टाइल चूज करके लेवल ऑफ डिटेल कंसाइज स्टैंडर्ड डिटेल्ड, सोर्स मैंने एक ही दिया हुआ है, डिस्क्राइब द इन्फोग्राफिक। सो आई कैन राइट हियर क्रिएट एन इन्फोग्राफिक making this paper as an understandable one pager with highlights and key findings, ठीक है। तो जैसे आप ये करेंगे, यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे, तो भाई साहब विद इन फ्यू मिनट्स आपकी इन्फोग्राफिक जनरेट हो गए ना, यहाँ पे नीचे आ जाएगी, ठीक है। और ये फ्री में हो रहा है अभी के लिए। और ये टूल मैं आपको इस वजह से नहीं बता रहा कि आप लोगों ने डायरेक्टली ये यूज करने, पहले पेपर पढ़ना है, एंड आई नो आपने नहीं पढ़ना, बट स्टिल ये मेरी ड्यूटी है आपको बताना कि कैसे प्रोसीजर को फॉलो करना है। फिर मैं कह रहा हूँ आपने डायरेक्टली इस पे जाना है, आई नो दैट। और जिस बात से रोका जाए वो हम करते हैं, एज ए ह्यूमन नेचर हमारे पास ये एक, मैं इसको बोलूँ तो हमारी एक कमी है, बट स्टिल इट वुड बी नाइस। तो जैसे ये हमारे पास आता है, आई विल शो यू, लेकिन मीनवाइल उसको चलने दें, यहाँ पे क्वेश्चन पूछते जाएं। सो हाउ मैनी वायरसेस were found with comparison in this study? लें जी, चेक कर लें, स्पीशीज आ गई सारी। इज देयर एनी डार्क मैटर? अब जब आपको कीवर्ड्स नहीं पता होंगे तो क्या पूछेंगे आप? आपको यही नहीं पता डार्क मैटर क्या है, तो क्या पूछेंगे आप? ठीक है, सही। अच्छा, मैं यहां पे बोलता हूं, कैन यू गिव मी रिलेटेड पेपर्स? हमारे काम चल रहे हैं साथ साथ। ले, ये आपके सामने बाकी पेपर्स भी आ गए जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। फिर आपको नहीं समझ आ रही इसके में ट्रीटमेंट प्लान क्या है, आप टेबल बनवा सकते हैं। देखिएगा, कैन यू क्रिएट अच्छा, एक मसला यहाँ पे हो जाता है फौरन से, जैसे ही आपने
वो पेपर्स का पूछा, वो कहता है इंपोर्ट करने हैं, कितना तेज है ये बंदा, जेमिनी नोटबुक। मैं कहता हूँ नहीं भाई नहीं करने, तो मैं उन्हें डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ कैन यू क्रिएट अ टेबल ऑफ ट्रीटमेंट प्लान, लुक एक लिमिट आनी है, इसने बंद भी हो जाना है, सो डोंट वरी। देखिएगा क्या हाल है, कैटेगरी कौन सी है, और इंटरवेंशन या एजेंट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोबायोटिक, फेज थेरेपी, ये चेक कर लें। कैन यू गिव मी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ऑफ दिस पेपर। सिर्फ सोर्स से आपको आंसर दे रहा है। जब तक आप सोर्स में कोई चीज ऐड नहीं करेंगे तब तक ये कुछ नहीं करेगा। राइट जी, चेक कर लें। हेल्दी कंट्रोल्स कितने हैं ये देखें, वही है ना, 90 हैं बाइपोलर डिप्रेशन वाले, 30 हेल्दी कंट्रोल्स हैं। की इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है वो बताया उन्होंने, और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बताया पार्टिसिपेंट्स का। अब ये चेक कर लें, 1 2 3, लुक क्या हाल है। ये है दुनिया जिस फास्ट पेस पे चल रही है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू एवरी डे कि प्लीज आप चीजें सीखें और इसको एक्सपेरिमेंट में लेके आएं। अब चेक करें इस पूरे पेपर की यहाँ पे जिस दी हुई है, लेकिन ये आपको तभी समझ आनी है जब आपने पेपर पढ़ा होगा। पेपर नहीं पढ़ा होगा इसकी समझ नहीं आनी। आपको क्या पता सीरम मेटाबोलॉम क्या है, गट माइक्रोम वायरोम क्या है, बैक्टीरिया क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लें कि उन्होंने कौन कौन से वायरसेस फाइंड आउट किए, मेजर रिजल्ट्स आ गए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये जो आपको फ्लो चार्ट्स मिल रही है ना साइड पे, कॉल आउट्स इन्हें बोला जाता है, कॉल आउट्स, यहाँ पे शेप्स मिल रही हैं, इसमें फाइंडिंग्स हैं। यहाँ पे आपका कंबाइंड सीरम एंड गट बैक्टीरिया की जो डायग्नोस्टिक पावर है, और यहाँ पे AUC अंडर एरिया अंडर द कर्व, ये मशीन लर्निंग की एक टेक्निक है। अब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता है, व्हेन यू रीड द पेपर यू नो कि ये क्या है, ठीक है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप नोटबुक LM को इस्तेमाल करें, बट प्लीज रीड द पेपर बिफोर जंपिंग इनटू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। और ये जो मैंने आपको अभी चीज बताई है ना, इसमें माइंड मैप भी आप बना सकते हैं, विच इज अनदर कूल थिंग। और मैंने सिर्फ क्लिक किया, आप देखेंगे कि माइंड मैप बनेगा। माइंड मैप क्या होता है, A to Z वर्क फ्लो बना के दे देना है इसमें आपको। सो अगर आपको माइंड मैप का नहीं पता, माइंड मैप क्या होते हैं, ये होते हैं जी माइंड मैप। ये चेक करें, नोड्स बना के कहाँ से कोई चीज स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है, वो आपके सामने आ जाता है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये 100% ट्रू है। और आपको वेरीफाई कैसे करना है, आपको देखना है कि क्या ये सही है कि गलत है। चेक करें, ये माइंड मैप बन गया। बाइपोलर डिप्रेशन मल्टीओमिक्स एनालिसिस है, स्टडी का ओवरव्यू करना है, इस पे क्लिक करो, ये राजी स्टडी का ओवरव्यू। मजे की चीज, गट बैक्टीरियम का रिव्यू करना, ये राजी। की टेक्सा कौन कौन से हैं, ये रहे, है ना मजे की चीज। अच्छा, गट वायरोम कौन कौन से हैं, ये सारे आए हैं। और यहाँ पे ये वाला मार्कर जो है ये ज्यादा है, इस पे क्लिक करेंगे, एग्जैक्टली उसका सोर्स बताएगा कि कहां से ये डेटा रिसीव किया है मैंने। चेक करें। अच्छा, चलें इसको भी छोड़ें। आप चले जाएं क्रॉस ओमिक इंटरेक्शन पे, यहाँ पे आपको मेजर आउटपुट्स मिल गई। फिर क्लिनिकल डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स ये रही। रैंडम फॉरेस्ट का मॉडल यूज किया है इन्होंने, कंबाइंड पैनल यूज किया, ये सारी चीजें यूज की हैं। और यू कैन सी कि नेगेटिव कोरिलेशन भी है। सो आई मीन जितना आप डेप्थ में जाएंगे उतना आपके सामने ये आपको चीजें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और मेरा एक और मानना है कि जब आप चीज को पढ़ते हैं, किसी भी चीज को, आप क्विज पे क्लिक करें। अब आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि भाई पेपर पढ़ लिया सही से, जैसे मैंने आपसे पूछे थोड़ी देर पहले। एंड देन आप क्या करेंगे, क्विजेस के आंसर देंगे और आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं इस पेपर से रिलेटेड। दिस इज द वर्क फ्लो विच आई फॉलो। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इतने एडवांस लेवल पे जाके किसी पेपर को छानबीन करना चाहते भी हैं, या बस पेपर प्रिंट किया और तय में रख दिया। इतने इतने फोल्डर बनाए हुए हैं। और मैंने PhD में मैं भी ऐसे करता था, तब तो टूल्स भी नहीं थे, तब मेरे पास हाईलाइटर्स होते थे 10 से 12। मिस्टर बीन के पास नहीं होते कितनी पेंसिलें, वो सोच रहा होता है कौन सा इस्तेमाल करना। तो मेरे ऐसे टेबल पे 3-4 जगहों पे हाईलाइटर्स पड़े होते थे, ना यूज दोज थिंग्स। खैर, ये देखें क्विजेज आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फाइंडिंग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पे क्लिक करता हूँ, उसने कहना ये गलत है, ये सही है। एक्सप्लेन भी करवा लो भाई कि क्यों। मतलब दुनिया इतनी आगे जा चुकी है कि आप सोच नहीं सकते। दिस इज हाउ यू रीड अ पेपर। और स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू अ लॉट ऑफ अदर टूल्स जो अवेलेबल हैं, लेकिन
टाइम को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये लगता है कि यहाँ तक अगर आप पेपर को इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके नॉलेज को बीट कर सकेगी। इवन एआई भी नहीं कर सकती फिर, क्योंकि इंसानी दिमाग इज़ मच मोर बेटर देन अदर थिंग्स। जितना मर्ज़ी न्यूरल नेटवर्क बना लो, इंसानी दिमाग जो है उसने अपनी सोच रखनी है, ठीक है? डिसीजन लेना है, ठीक है? और रही बात इस तरीके से पढ़ने की, आप एआई से नहीं सीख रहे, ये याद रखना है। आपने पेपर एज़ अ सोर्स दिया है और उससे सवाल-जवाब पूछ रहे हैं। आप यही समझ लें कि आपने कंप्यूटर में वर्ड की फाइल खोली और सर्च बार से देख रहे हैं और वो सर्च बार चेंज होके एआई बेस्ड सर्च बार हो गई है। एंड दिस एआई इज़ अराउंड 99% करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये रैग बेस्ड टेक्नोलॉजी है। अब आपको समझ आया होगा रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन क्या है, व्हिच टेक्स द आंसर फ्रॉम योर सोर्स और उससे आपको आंसर देते हैं। अब एक और चीज़ बताऊँ आपको? चले रहने देते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया पेपर पढ़ने का, तो दैट्स गुड।